सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज इस पाठ में हम सुदर्शन चक्र का जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हैं और जो एक और सूत्र है सुदर्शन चक्र को लेकर के उसको हम सीखेंगे इस पाठ में। पिछले पाठ में हमने सुदर्शन चक्र से कैसे फलादेश करते हैं वो सीखा। उसी तरीके से इस पाठ में भी हम पढ़ेंगे सुदर्शन चक्र से फलादेश कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पिछले दोनों पाठों में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने तीनों लग्नों को पढ़ा और तीनों लग्नों से सुदर्शन चक्र बनाना सीखा। ठीक है, साथ ही पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि सुदर्शन चक्र से जो एक सूत्र है कि किस तरीके से फलादेश किया जाता है और एक कुंडली हमने फलादेश को भी समझा। आज दूसरा सूत्र जो है उसको भी हम कैसे उसको बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, साथ ही साथ उससे फलादेश किस तरह से करते हैं उसे हम जानेंगे। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। तो दूसरा जो सूत्र था वो था कि शुभाशुभ वर्ग चार्ट में देखें, फिर सुदर्शन चक्र में सारे ग्रहों को एक एक भाव में देखें। कहने का मतलब ये हुआ कि आप वर्ग चार्ट, जो मैंने पिछले ही पाठ में कहा था, जो हमारा षोडश वर्ग होता है या फिर षड्वर्ग बोले, सप्तवर्ग बोले, 10 वर्ग बोले, षोडश वर्ग बोले, उन वर्गों में जा कर के आप ग्रहों को और भावों को भी जाके देख सकते हैं कि भाव शुभ है या अशुभ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रहों को देखेंगे। इसका और भाव को भी देखने का बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक है, ग्रहों को देखने के लिए थोड़ा सा प्रयास उसमें ज़्यादा करना पड़ता है, उसको मैं बताऊंगा। और भाव को देखने में कोई बहुत प्रयास, जो षड्वर्ग में शुभाशुभ देखने का प्रयास है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या है कि ग्रहों का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं कि यही जो सूत्र है वो सूत्र है पूरे शुभाशुभ वर्ग चार्ट को देखने में। जो सूत्र लगता है वो यही सूत्र लगता है। वो क्या है? स्वभोचस्य शुभस्य यात्र वर्गा ज्ञेयाय शुभावहा शत्रो क्रूरस्य नीचस्य षड्वर्गा अशुभ प्रदा। मतलब क्या हुआ? स्वभोचस्य यानी स्वराशि या उच्च राशि, शुभस्य यानी शुभ ग्रह के वर्ग में यदि गया है तो वो शुभ होगा। शत्रु यानी शत्रु के राशि में, या क्रूरस्य यानी क्रूर ग्रह के राशि में गया, या नीचस या फिर नीच राशि के ग्रह गया है नीच राशि में षड वर्गों में, तो वो अशुभ प्रद होगा। ठीक है, यानी अशुभ फल देगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि शुभ कब देगा, या तो शुभ ग्रह की राशि में है, या वो अपने उच्च राशि में, या फिर वो स्वराशि में है। उसी तरह पाप अशुभ प्रद कब होगा? जब वो पाप ग्रह की राशि में है। नीच कब? या फिर नीच राशि में या फिर शत्रु राशि में। थोड़ा सा उच्च और अशुभ ग्रह या फिर नीच और शुभ ग्रह हो सकता है। वो किन किन ग्रहों के साथ होगा? तो सबसे पहले मान ले कि सूर्य के साथ। सूर्य जो है उच्च कहाँ होता है? तो मेष राशि में होगा, यानी कि वो एक पाप ग्रह की राशि, भले मित्र राशि है लेकिन वो एक पाप ग्रह की राशि है। वहाँ पे वो उच्च का हो गया, यानी कहने का मतलब वहाँ हम उच्च का मानेंगे, क्योंकि श्लोक में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ उच्च को हम शुभ मानेंगे। ठीक है, नीच को उसी तरह अशुभ मानेंगे। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई ग्रह जो है नीच का है और यदि वो शुभ राशि में है तो उसे क्या मानेंगे? तो उसे मैं अशुभ मान के ही चलाऊं, क्योंकि सूत्र यही कहता है। ठीक है, अब जैसे मंगल को ले ले, मंगल उच्च का जो है वो पाप राशि में होता है, यानी कहने वाला मकर में होता है, जो शनि की राशि है, जिसे हम पाप ग्रह की राशि मानते हैं, कहते हैं। तो उसे हम वहाँ पे जो है नीच का भी मानेंगे और पाप ग्रह भी है। ठीक है,
सॉरी उच्च का है तो उसे हम उच्च का मानेंगे, ना कि उसे हम पाप ग्रह का मानेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब शुक्र का मान लें, शुक्र जो है बुध की राशि यानी जो है कन्या में नीच का होता है। ठीक है, तो वो बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु की राशियां को शुभ ग्रह की राशि मानेंगे, बाकी को हम अशुभ ग्रह की राशि या फिर पाप ग्रह की राशि मानेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2, 7, 9, 12, 4, ठीक है, और 3 और 6 ये शुभ ग्रह की राशियाँ होंगी। 7 राशियाँ जो है शुभ होगी और 5 जो है वो अशुभ राशियाँ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है समझेंगे और इस तरीके से आप चार्ट को बनाएंगे। ठीक है, तब जाके आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो यानी शुक्र जो है शुभ राशि में होते हुए भी नीच का है, तो उसे आप नीच का मानेंगे, यानी वो अशुभप्रद होगा, ना कि वो शुभप्रद होगा। ठीक है, अब चलिए ये जो है जो कुंडली हमने लगाई थी वृश्चिक लग्न की, वही कुंडली का षोडश वर्ग है, जहां हर राशि हर ग्रह किस किस राशियों में गया है वो इसका है। जैसे कि यहाँ षोडश वर्ग आप देख सकते हैं 16 वर्गों का है। मैं अपने कैलकुलेशन के लिए यानी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सप्तवर्ग तक का कैलकुलेशन किया हूँ और वहाँ पे हम निकालेंगे कि शुभ है या अशुभ है, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, उसे निकालने की तैयार। अब यहाँ पे राहु केतु को मैं सिर्फ शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के अनुसार निकालो, ना कि उसके स्वराशि या उच्च राशि को। मैं भी किसी राहु केतु का ना कोई स्वराशि मानता हूँ ना कोई उच्च राशि मानता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसे नहीं माना है। बाकी का उच्च नीच स्वराशि सारा कुछ मानते हुए कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। तो मैंने सप्तवर्ग तक लिया। सप्तवर्ग में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो सप्तवर्ग में D1 सबसे पहले आएगा, जिसे हम जन्म लग्न भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर D2 आता है, ठीक है, होरा जिसे बोलते हैं। फिर D3 आता है, द्रेष्कान जिसे बोलते हैं। D9 बोलते हैं नवांश को, जो कि सबसे वर्ग चार्ट में यदि बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ग चार्ट होता है वो D9 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है D12 यानी द्वादशांश है, और फिर D30 अरिष्ट जो है त्रिशांश जिसे बोलते हैं, उसे हम देखेंगे। ये हो गया ये हो गया षडवर्ग। सप्तवर्ग तक मैंने लिया, यानी उसमें D7 भी जब आ जाएगा तो वो सप्तवर्ग हो जाएगा। तो अब सप्तवर्ग में मैंने जैसे कि यहाँ पे आप देख ले, मैंने सूर्य चंद्रमा सभी ग्रहों का लिया है। यहाँ पे आप देख ले सूर्य का जो है D1 में पाप ग्रह में है, D2 में स्वराशि में है, D3 में जो पाप ग्रह में है, D9 में नीच का है, D12 में शुभ ग्रह में है, D30 में उच्च का है और D7 में पाप ग्रह। यानी कि 7 में से 4 में अशुभ और 3 में शुभ। इसी तरह चंद्रमा जो है शुभ ग्रह में है D1 में, और D2 में जो है स्वराशि का है, D3 में जो पाप ग्रह में है, D9 में जो शुभ ग्रह। अब बोलेंगे कैसे आया, तो देख लिए चंद्रमा D1 में कहाँ है, चंद्रमा मिथुन में यानी शुभ ग्रह में। इस तरह D2 में कहाँ है, होरा में कहाँ है, कर्क में यानी स्वराशि का। इस तरह D3 में कहाँ है, पाप ग्रह में है, क्या देख लेते हैं, दृष्कान में कहाँ है, दृष्कान में कुंभ में यानी पाप ग्रह में है। इसी तरह आप देख ले D9 में कहाँ है, तो D9 देख ले, D9 ये वाला है, नवांश जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिथुन में है। ठीक है, यानी शुभ ग्रह में, बुध की राशि में। ठीक है, उसके बाद देख ले D12 यानी यहाँ उच्च का लिखा हुआ है, तो D12 यहाँ द्वादशांश देख ले, वृष में है। ठीक है, यहाँ उच्च का होता है चंद्रमा। ठीक है, उसी तरह D30 और D7 भी देख ले। D30 त्रिशांश हुआ, त्रिशांश देख ले तुला में है, शुभ ग्रह की राशि में है, और D7 सप्तांश हो गया। ठीक है, तो सप्तांश में जो है यहाँ सप्तांश हो गया, सप्तांश देख ले धनु में धनु राशि में, तो शुभ ग्रह की राशि इस तरह देख ले। इसी तरह सभी का आप कैलकुलेशन कर ले, कौन शुभ ग्रह में है, कौन उच्च में है, कौन नीच में है, और उस तरीके से कैलकुलेशन कर ले। तो इस चार्ट से देखिए कि यदि सबसे अशुभ ग्रह निकल के आता है इस कुंडली के लिए, तो वो गुरु निकल के आता है, क्योंकि वो 5 में अशुभ है और 2 में शुभ है। ठीक है, शुभ ग्रह में कौन सा हुआ, राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, चंद्र हो गया, बुध हो गया, केतु हो गया, और सूर्य जो है और शुक्र जो है लगभग आप बराबर कर सकते हैं, ना ही शुभ ना ही अशुभ, और साथ ही साथ
जो है आप गुरु जो है वो अशुभ हो गए। अब देखिए चलिए, अब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए हम लग्न भाव के विषय में बात करते हैं कि लग्न भाव में सबसे पहले तो देख ले, तो यहाँ जो है वृश्चिक राशि है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अब भाव को कैसे देखेंगे, तो भाव को यदि इस विधि से देखें वर्ग चार्ट के हिसाब से, तो यदि शुभ ग्रह का लग्न है या जो भी राशियां हैं वहाँ तो शुभ, यदि अशुभ ग्रह की राशियां हैं तो उस भाव को अशुभ मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, तो क्या हुआ, तीनों को अब एक साथ हमें देखना है। तीनों जो है ये तीन मिला के एक लग्न हुआ, ये तीन मिला के 12th हाउस हुआ, द्वादश भाव, ये तीन मिला करके जो है ये धन भाव हुआ, ये तीन मिला के जो है वो तृतीय भाव हुआ। ठीक है, भ्रातृ भाव, यदि ये तीनों बोलो तो ये सुख भाव हुआ। अब सुख भाव में क्या हुआ, तो सुख भाव में सूर्य है, बुध है, शनि है। यहाँ पे हम ग्रहों को ही लेंगे। जब किसी में क्या होगा कि कोई जब ग्रह नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख ले कोई ग्रह नहीं, तब यहाँ पे भाव लेंगे और षड्वर्ग में हम देखेंगे कि कोई भाव है कि नहीं। जैसे छठे भाव में हम देख ले कोई नहीं है, यहाँ पे मेष राशि यानी ये अशुभ ही मानेंगे, और फिर बाकी वर्गों में भी देख लेंगे कि यहाँ शुभ है या अशुभ है, उसके हिसाब से छठे भाव का करेंगे। एक तो ये हो गया, पहला वाला जो नियम था जो पिछले वीडियो में था उसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि वहाँ से छठे भाव का चंद्र लगन, सूर्य लगन और उदय लगन से देख ले आप, और फिर यहाँ पे देखें, तब दोनों में तारतम्य लगा के फाइनल जो रिजल्ट हमें अंतिम जो रिजल्ट बोलना यानी अंतिम भविष्यवाणी जो फलादेश करना वो तब जाके बोले। ठीक है, तो यहाँ देख ले लग्न में का ही हम फलादेश करने का प्रयास करते हैं और हम करते हैं। तो उसे देख ले कि लग्न में जो है चंद्रमा है, केतु है, सूर्य है और बुध है। अब देख ले कि इन चारों ग्रह का क्या पोजीशन है। तो चंद्रमा बहुत ही शुभ है। ठीक है, सूर्य जो है ये मध्यम से थोड़ा सा कम है। ठीक है, केतु जो देख ले वो मध्यम से ज़्यादा है, और बुध जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख ले कि लग्न में एक तो ग्रह इतने सारे हैं तो लग्न बली हुआ। दूसरा चीज क्या हुआ कि जो शुभ ग्रह है, जो इस लग्न, जो इस कुंडली में शुभता प्रदान करना चाहते हैं, यानी शुभ प्रद हैं, यानी शुभता देना चाहते हैं, यानी शुभ फल देना चाहते हैं, उनकी ही पोजीशन जो है वो लग्न में स्थापित है, यानी लग्न से सब कुछ शुभ हो रहा है। अब देख ले कि जो हमने पिछले सूत्र से निकाला था और यहाँ से निकाला, क्या दोनों में पॉजिटिव जा रहा है, यानी कहने का मतलब हमने उदय लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न को लगा के वहाँ था, देखा कि वहाँ भी क्या हुआ कि उदय लग्न से कमजोर, चंद्र लग्न से थोड़ा सा उससे बलवान और सूर्य लगन से उससे ज़्यादा बलवान। यानी क्या हुआ कि तीनों लग्नों से वहाँ क्या हो रहा था कि औसत से ऊपर जा रहा था। यहाँ भी देख रहे तो हमें अच्छा रिजल्ट मारा, यानी लग्न से संबंधित सारे फल अच्छे मिलेंगे इस जातक या फिर जातिका को। अपने जीवन में, अपने पूर्ण लाइफ में जो तरक्की करते, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मान सम्मान हर चीज़ मिलता रहेगा और इनका जीवन बहुत ही सहज तरीके से चलेगा और शारीरिक कष्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शरीर को हम अपने पूरे तन को, तन भाव ही होता है शरीर, उसे देखेंगे तो इस तरीके से हाँ हम कह सकते हैं कि इस जातक का तन भाव बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सुदर्शन चक्र को किस तरीके से पढ़ा जाता है और क्या विधि है वो आप सीखे होंगे, और इसको आप जब पूर्णता कुंडली पे लगाएंगे तभी आप एक अच्छा फलादेश कर सकते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो या जितने भी पीछे के पार्ट हैं यदि अच्छे लगे हैं तो इन्हें आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप इसे वहाँ तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, और साथ में ज्योतिष के इस ज्ञान को बढ़ाने में हमारी मदद करें। सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।